तो रेडिकल एक्सिस, सबसे पहले रेडिकल एक्सिस क्या होता है कि दो सर्कल्स हमें दिए हुए हैं। हमने बोला कि लोकस ऑफ ऐसा पॉइंट जहां से मैं इसको टेंजेंट डालूं और इसको टेंजेंट डालूं, तो ये दोनों लेंथ बराबर है। ठीक है, तो दोनों, अगर ये एस है, ये एस डैश है, ये एच कॉमा के मान लिया हमने, तो लेंथ ऑफ इसका टेंजेंट यानी अंडर रूट S1 मस्ट बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ये वाला टेंजेंट अंडर रूट S-1, एच कॉमा के रखा है हमने 1 का मतलब है। ठीक है, तो जब हमने इनको बराबर रखा तो यहाँ से आ गया S1 माइनस S-1 इज इक्वल टू 0। तो हमें दिख रहा है x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर कट जाएगा, है ना। क्या बचेगा 2g1 माइनस g2x 2f1 माइनस f2y प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, तो ये किसकी इक्वेशन है? ये तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना। तो रेडिकल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन जहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट दो सर्कल्स को सेम आती है हमेशा। ओके, तो पहले मैंने बताया था जब फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ा था कि s प्लस लैम्डा एस डैश इज इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स फॉर ऑल लैम्डा एक्सेप्ट -1। -1 के लिए मैंने बताया था उस टाइम पे कि कॉमन कॉर्ड रिप्रेजेंट करता है ना। लेकिन अगर कॉमन कॉर्ड नहीं हुआ, है ना, कोई भी दोनों सर्कल इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेडिकल एक्सिस। हालांकि ये कॉमन कॉर्ड भी रेडिकल एक्सिस, ठीक है, ये रेडिकल एक्सिस स्पेशल बन गया, ये कॉमन कॉर्ड भी। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। अच्छा, अब इसका सेंटर होगा -g कॉमा -f, इसका सेंटर होगा कुछ -g डैश कॉमा -f डैश। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप कितना होगा? तो तुम देखोगे दिस माइनस दिस करेंगे, f माइनस f डैश अपॉन g माइनस g डैश। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप कितना होगा? तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप होगा माइनस ऑफ g माइनस g डैश अपॉन f माइनस f डैश। ठीक है, हमें दिख रहा है कि इसका स्लोप भी है ना, यानी रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स। ये किसी ना किसी पॉइंट में लिखा होगा, जो नोट लिखा है ना इसमें। अच्छा, इसका मतलब ये भी, ये जो कॉमन कॉर्ड था ये भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट नोट में कि अगर सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं देन कॉमन कॉर्ड इज द रेडिकल एक्सिस। ठीक है, अगर सर्कल टच कर रहे हैं एक दूसरे को इस तरीके से, तो कॉमन टेंजेंट जो होगा, कौन सा टेंजेंट? ट्रांसवर्स नहीं, इस केस में इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स टेंजेंट, और इस केस में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो कॉमन टेंजेंट होगा दैट विल बी द रेडिकल एक्सिस, अगर वो टच कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट अभी एक्सप्लेन कर दिया, रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स, है ना। अच्छा, लोगों को मिसकंसेप्शन हो जाती है, मतलब ऐसी दिमाग में बन जाता है, सवाल आते हैं कि रेडिकल एक्सिस जो है वो इसके मिड पॉइंट से पास होगा। जरूरी नहीं, वो डिपेंड करता है। अगर एक सर्कल छोटा है और एक बड़ा है तो मिड पॉइंट से तो पास होगा ही नहीं। ठीक है, इस वाले के ज़्यादा नज़दीक होगा, वो तुम्हें इंट्यूटिवली भी लगेगा। ठीक है, बाकी प्रूफ भी किया जा सकता है। दूसरा,
बराबर कब मिड पॉइंट से कब पास होगा? अगर सर्कल के रेडियस अगर हम बराबर कर देना तो वो मिड पॉइंट से पास होगा। ठीक है। अच्छा, कभी कभी रेडिकल एक्सिस का मतलब कुछ होगा, मतलब कभी कभी दो सर्कल्स दिए होंगे जिनके रेडिकल एक्सिस के बारे में बात करना बेकार होगा क्योंकि उनका रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो सोचो ये इक्वेशन कब एग्जिस्ट नहीं करेगी? तो ये इक्वेशन तब एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर G1 G2 बराबर हो गया और F1 F2 बराबर हो गया। C1 C2 भी बराबर हो गया तो भी नहीं करेगी। बट अगर ये G1 G F और C बराबर कर दिए तो तुमने तो दोनों सर्कल ही सेम कर दिए। लेकिन G F बराबर कर दिए और C डिफरेंट है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के लिए कहाँ है? हाँ, उनका कोई कॉमन टेंजेंट नहीं है। ठीक है, अगर do not have radical axis if they are concentric। अच्छा, ये पॉइंट रह गया कि कॉमन टेंजेंट जो है वो बाइसेक्ट करता है रेडिकल एक्सिस को। सॉरी, रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट करती है कॉमन टेंजेंट। तो ये इनका कॉमन टेंजेंट है। मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो रेडिकल एक्सिस होगा, मान लो ऐसा है, तो बोल रहा हूँ ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी। सिंपल सी बात है, हमने डेफिनेशन ही यही कही थी कि इससे टेंजेंट डालेंगे दोनों को तो उसकी लेंथ बराबर होगी। तो यहाँ से भी टेंजेंट डालोगे, अब वो दो डिफरेंट नहीं है, वो एक ही लाइन है जो दोनों को टेंजेंट है, तो ये लेंथ बराबर होनी चाहिए, है ना? क्योंकि डिफाइन ही ऐसे किया था। अच्छा, एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है तो जो रेडिकल एक्सिस होगा वो विल पास थ्रू आउटसाइड बोथ द सर्कल्स। ठीक है। अगर वो कॉन्सेंट्रिक है तो फिर तो होगा ही नहीं, लेकिन कॉन्सेंट्रिक नहीं है और एक दूसरे के अंदर में है तो दोनों के बाहर से जाएगा और इस तरीके से जाएगा। मतलब फिगर से समझो कि ऐसा नहीं होगा। पहली बात तो सेंटर का दोनों को सेंटर को ज्वाइन करें तो उसके परपेंडिकुलर होगा। इधर नहीं हो सकता बिकॉज इधर से ये लेंथ छोटी हो जाएगी और ये लेंथ बड़ी हो जाएगी, इस साइड होगा तभी बराबर आ सकता है। ठीक है, मतलब इधर होगा रेडिकल एक्सिस। चलो सवाल करो, कोई डाउट है इसमें? पहला करो, दूसरा करो, तीसरा भी करो, सारे करो। हमसे क्या बोला है कि एक सर्कल है, इसके सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट है और डी डिस्टेंस पे दो जगह हमने एक और पॉइंट दिया। इसके सरकमफ्रेंस पे ये पॉइंट है x1, y1, है ना? बोला हुआ है इस सर्कल, इस लाइन की इक्वेशन बताओ, है ना? तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, अभी समझ में आया? इस सर्कल का रेडियस d है, सेंटर x1, y1 है, तो इक्वेशन x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। और दूसरा सर्कल ये था, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा?
रेडिकल एक्सिस क्या है जो हमें चाहिए? सेकंड में क्या बोला हुआ है? एक सर्कल है, दिस बाइसेक्ट्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ अनदर सर्कल। एक और सर्कल है, उसके सर्कमफ्रेंस को ये बाइसेक्ट कर रहा है। यानी इसको दो जगह, ऐसी जगह कट कर रहा है जो कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट है ना? तो अगर ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट है तो इफ आई जॉइन दीज टू, तो एक तो पहली बात हमें रेडिकल एक्सिस मिलेगा, और ये रेडिकल एक्सिस बिकॉज दीज टू आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट, तो रेडिकल एक्सिस के ऊपर ही सेंटर लाई करेगा इस ग्रीन वाले सर्कल का, है ना? यानी इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, वी विल गेट द रेडिकल एक्सिस, है ना? उसके बाद किसको बाइसेक्ट कर रहा है? इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका सेंटर मस्ट लाई ऑन दैट रेडिकल एक्सिस, है ना? तो वो कर दोगे तो ये आ जाएगा। Tangents are drawn to the circle this at the point where it is met by, तो ये सर्कल मान लो S है, ये S डैश है, तो S ऐसे है, S डैश ऐसे है, हमने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किए और अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जा रहा है। तो क्या किया तुमने? दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट करके पहले ये निकाल लिया, क्या? रेडिकल एक्सिस आ रहे, और इस पॉइंट को हमने x1, y1 ले लिया। इसके लिए दिस ग्रीन लाइन इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, फिर हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिखी विद रिस्पेक्ट टू दिस, और जो इनको सब्ट्रैक्ट करके हमें मिला था उससे कंपेयर कर दिया, दे मस्ट बी सेम, है ना? यही क्या है ना? ठीक है। तो फोर्थ भी काफी आसान है, ये बोला हुआ है कि दो फिक्स पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है, ठीक है? तो फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट्स हमें मालूम है, x-3, एक सर्कल बना लेते हैं हम डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट समझ के, x-6 प्लस y-5 इंटू y-7 प्लस लैम्डा टाइम्स दिस लाइन जो यहाँ से पास हो रही है, यही करते हैं ना? तो लैम्डा टाइम्स x-y1, x1 y1 1, x2 y2 1। बोल रहा है कि ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो वाला कॉर्ड जो है वो कॉन्करेंट एट अ पॉइंट, तो हमें दिख रहा है कि इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x² y² तो गायब हो जाएगा, एक लाइन की क्वेश्चन आने वाली, और उस लाइन में लैम्डा भी होगा, तो ऑब्वियसली उसको रीअरेंज करके L1 प्लस लैम्डा L2 टाइप लिखा जा सकता है ना? क्योंकि एक लैम्डा पैरामीटर यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो this will represent a family of line passing through POI of L1 and L2, है ना? तो बहुत आसान सा है, करो। आसान सा था, टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि एक्सटर्नली ही टच कर, कैसे पता? हाँ देखो, इसका सेंटर
एक्स एक्सिस पे, है ना, और ओरिजिन डालने पे पॉजिटिव आ रहा है ना, यानी ओरिजिन उसके बाहर, ऐसा कुछ इस साइड भी हो सकता था। सिमिलरली इसका सेंटर वाई एक्सिस पे और ओरिजिन इसके बाहर है ना, तो ये बाहर ही टच करे। तो एक तरीका तो ये हुआ होगा कि दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाला, वो दोनों के रेडियस के सम के बराबर कर दिया। उससे थोड़ा छोटा ये रहेगा कि कॉमन कॉर्ड निकालो, रेडिकल एक्सिस, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, एक सेंटर से रेडियस के बराबर उसकी डिस्टेंस कर दो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। सिक्स्थ, चलो काफी सारे क्वेश्चन हो गए हैं इस पे, ठीक है, रेडिकल एक्सिस पे। तो 6, 7, 8 एंड 9 ये तुम्हारी तीनों शीट में है ना, चारों, है ना। तो इसको घर पे जाके करना, नहीं हो पाए तो बात करेंगे। अभी हम आ जाते हैं आगे, रेडिकल सेंटर, मतलब ये चैप्टर आज कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे रेडिकल सेंटर मेंस में तो नहीं आएगा बिल्कुल, रेडिकल एक्सेस नाम से मेंस में भी नहीं आएगा, एडवांस में भी नहीं आएगा, लेकिन कुछ फिगर ऐसी बन रही होगी कि भाई कॉमन कॉर्ड है चाहे कुछ है ना, तो रेडिकल एक्सेस का यूज हो रहा है। रेडिकल सेंटर क्या होता है कि अगर तुम दो सर्कल का रेडिकल एक्सेस निकालो, ठीक है, फिर एक और सर्कल ले लिया, इन दोनों का रेडिकल एक्सेस निकाला, फिर इस पेयर का भी रेडिकल एक्सेस निकाला, तो जहां ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं रेडिकल सेंटर ऑफ दीज थ्री सर्कल्स। अब कोई बोलेगा कि भाई ये तो आपने जबरदस्ती तीसरी लाइन को इससे पास करा दी, तो जरूरी थोड़ी यहाँ से पास हो जाए, है ना। लेकिन होता है, कैसे होता है, तो प्रूफ कर सकते हैं कि एक सर्कल का सेंटर G1 माइनस F1 है, एक का -G2 माइनस F2 है, एक का -G3 माइनस F3। तो रेडिकल एक्सेस पहले का ये आएगा, दूसरे का ये आएगा, तीसरे का ये आएगा। अब इनके कोफिशिएंट ऐसे डिटर्मिनेंट में लिखो तो तुम्हें दिखेगा कि दो रोज सेम बन जाएगी और ये 0 आने लग जाएगा। यानी ये तीनों लाइंस जो हैं, अगर तीन लाइन होती हैं AIX प्लस BIY प्लस CI, I इज इक्वल टू 1 2 3, ये कॉन्करेंट होती हैं अगर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये डिटरमिनेंट अगर 0 आता है तो तीनों सेम पॉइंट से पास करती है। तो ऐसा इस केस में हो जाता है, तो यानी ये तीनों सेम पॉइंट से पास करती है। अब इस पे हर पॉइंट, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लूंगा तो इस पे टेंजेंट डाला और इस पे टेंजेंट डाला, उसकी लेंथ बराबर है, तो इस पॉइंट से भी ऐसी होगा। और ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इससे लेंथ और इससे लेंथ भी बराबर है। तो तुमने पहले बोला इससे और इससे बराबर है और इससे और इससे भी बराबर है, यानी इस पॉइंट से तीनों टेंजेंट, तीनों जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर पा रहे हैं तीनों सर्कल को, ये तीनों लेंथ सेम होंगी, है ना। इतना ही है बस रेडिकल सेंटर। बाकी एक दो कॉन्सेप्ट हैं इसके जो क्वेश्चन से समझ में आएंगे। तो रेडिकल सेंटर निकालने के लिए हमें तीनों लाइन की जरूरत नहीं है, हम दो लाइन से निकाल सकते हैं। दो लाइन निकाली, दो रेडिकल एक्सेस निकाला है, RA1 RA2, और उससे हमने निकाल लिया रेडिकल सेंटर। तो ये दोनों सवाल करो, और सवाल पे हम लोग बाद में आते हैं, पहले इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं थ्योरी वाइज।
उसके बाद है एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। ये लिखा नहीं है तो ये लिखना पड़ेगा। तो ये दो सर्कल लिए, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैंने पहले कभी बताया है कि एंगल बिटवीन एनी टू कर्व्स इज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो दोनों को हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया। इसका सेंटर मान लो ये है, इसका सेंटर मान लो ये। अब मैंने सेंटर को ज्वाइन कर लिया इससे। ठीक है, ये ऐसा लग रहा होगा कि ये सेंटर से पास होगा, जरूरी नहीं है सेंटर से पास है ना। ये भी ज्वाइन कर लिया। अब हम इसको कुछ कुछ नाम दे देते हैं। इसको पॉइंट पी बोल देता हूँ मैं, इसको सेंटर 1, सेंटर 2। हमें एंगल क्या निकालना है? हमें एंगल ये निकालना है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, दिस इज थीटा। ये दो ब्लू लाइंस के बीच में। ठीक है, अच्छा कुछ कुछ एंगल हमें पहले से मालूम, जैसे ये मालूम है कि ये 90 डिग्री है, ये मालूम है ये 90 डिग्री है ना, और ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ठीक है, ये मान लेते हैं ये अल्फा है। ठीक है, तो हमें मालूम है अल्फा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, हमें थीटा निकालना था, तो थीटा आ गया हमारा, ये अल्फा हो गया, अल्फा आ गया हमारा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। एक मिनट की गलती करिए, मैंने थीटा दो बार ऐड कर लिया ना, ये अल्फा 90 थीटा 90, एक थीटा को दो बार ये आएगा। हम निकालना क्या चाहते हैं? हम थीटा निकालना चाहते हैं ना, तो थीटा ही लिखते हैं। तो थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास? 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास? कॉस अल्फा माइनस ऑफ कॉस अल्फा। अच्छा, अब अल्फा निकालना आसान। ये मान लो रेडियस 1 है,
ये रेडियस 2 है, ये d है, तो बाय कोसाइन रूल ये ट्राइंगल एबीसी है, ये लेंथ a, ये b, ये c, तो cos a इज इक्वल टू होता है तुम्हारा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, मैंने अभी तुम लोगों को सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल नहीं पढ़ा है, लेकिन मान लो कि ये होता है, ठीक है, वो उस टाइम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे cos अल्फा ये वाला एंगल ये हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2r1 r2 का नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास cos थीटा आ गया d स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर upon 2r1 r2. So this is the formula for angle between two circles. ये भी मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला जो है वो हमें कोसाइन रूल से रिजेंबल होता हुआ दिख रहा है, तो याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये 90 डिग्री कब होगा, और 90 डिग्री अगर दो कर्व्स के बीच में एंगल होता है तो हम बोलते हैं द कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। तो हमें कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी निकाली कि ऑर्थोगोनल कब होगा। अच्छा, अब बोल रहा हूँ ऑर्थोगोनल तो मैं पूरी चीज़ बोल देता हूँ कि बहुत सारे कर्व्स केवल एक जगह ना इंटरसेक्ट करके मल्टीपल जगह इंटरसेक्ट करते हैं, तो वी कॉल देम ऑर्थोगोनल अगर जहां पे भी वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं हर जगह 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह 90 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दूसरी जगह किसी और एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम ऑर्थोगोनल नहीं बोलेंगे। wherever they intersect, if they intersect at 90 degree, then the curves are called orthogonal, otherwise not. लेकिन सर्कल के केस में जो एंगल तुम्हें यहाँ दिख रहा है ना, सेम फिगर अगर तुम यहाँ पे ही बनाओगे ना तो तुम्हें दिखेगा एकदम सिमेट्रिकल है। तो सर्कल बिकॉज इट इज अ सिमेट्रिक फिगर, तो दोनों एंगल हमेशा सेम ही होते हैं। ठीक है, तो सर्कल का किसी लाइन के साथ दोनों एंगल सेम होगा, सर्कल के किसी पैराबोला के साथ भी दोनों एंगल सेम होगा। ठीक है, लेकिन एक पैराबोला और एक एलिप्स के दो एंगल्स अलग अलग हो सकते हैं जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर सर्कल के केस में भी सेम। तो क्या इंपॉर्टेंट है जानना कि ये ऑर्थोगोनल कब होगा। तो जब ऑर्थोगोनल होगा तो cos थीटा 0 आएगा, है ना। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस के स्क्वायर्स का सम। अब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा g2 माइनस g1 का स्क्वायर प्लस f2 माइनस f1 का स्क्वायर, और r1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा g1 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर माइनस g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर लिखना था माइनस c1 प्लस g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2, है ना। अब इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे तो तुम्हें दिखेगा g1 स्क्वायर f1 स्क्वायर g2 स्क्वायर f2 स्क्वायर सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस c1 माइनस c2 इधर बचेगा, और इधर बचेगा माइनस 2 g1 g2 माइनस 2 f1 f2, हर जगह माइनस माइनस, सारे माइनस को भी कैंसिल आउट कर दिया, तो 2 g1 g2 प्लस 2 f1 f2 is equal to c1 plus c2 is the condition that two given circles are orthogonal। तो ये भी याद रखना।